नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। आप सभी को कृषि जागरण की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। देश ने मनाया 74वां गणतंत्र दिवस। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी बधाई। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। महिला सशक्तिकरण की दिखी झलक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा डिजिटल कृषि मिशन से किसानों को नई तकनीक का लाभ मिलेगा। B20 इंडिया इंसेप्शन मीट का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया आयोजित। कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। कृषि जागरण ने किया फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत हिंदी के 7वीं ट्रेनिंग सेशन का आयोजन। हिमाचल के किसान नेकराम शर्मा पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए। किसानों पर मेहरबान हुई कर्नाटक सरकार। फसल नुकसान की भरपाई के लिए जारी किए 223 करोड़ रुपए। फिरोजाबाद में कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों का किया दौरा। फसलों के बचाव के लिए दिए टिप्स। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान। दिल्ली में बदला मौसम। कई बड़े शहरों में कोहरा एवं शीतलहर का प्रकोप जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। आज पूरे देश ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत में हर साल की तरह इस साल भी आज 74वें गणतंत्र दिवस पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये गणतंत्र दिवस बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के बीच मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गुरुवार को कर्तव्य पथ पर समारोह का नेतृत्व किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कर्तव्य पथ पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए, जहां उन्होंने देश के वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हम देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का अवसर और भी खास है क्योंकि हम इसे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। मेरी कामना है कि हम देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़े। सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वही दिल्ली में आज सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ पर परेड शुरू हुई, जिससे देश के विभिन्न राज्यों की झांकियां दिखाई गई। दरअसल इस बार की झांकियां देश में सबसे खास है। देश भर में आज 74वां गणतंत्र दिवस बेहद ही धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में इंडिया गेट पर झंडा फहराया और देशवासियों को 74वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस पर देश के विभिन्न राज्य देश की आन बान और शान की बेहतरीन झांकियां को दिखाते हैं। इन झांकियों की मदद से सभी राज्य अपने संस्कृति को दिखाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर कुल 30 झांकियां निकाली गई है, जिससे सबसे खास बात यह है कि देश में पहली बार परेड में नवनियुक्त अग्निवीर अपने कौशल की झांकियां के साथ शामिल हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज सुबह परेड विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ, सुभाष चंद्र बोस, गोल चक्कर, तिलक मार्ग, बहादुर शाह, जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले तक पहुंची। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार देश के अग्निवीर को शामिल किया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। बता दें कि इस टुकड़ी में 3 महिलाएं और 6 पुरुष अग्निवीर मौजूद रहे। परेड इतनी उत्साह और जोश से भरी रही कि परेड में आत्मनिर्भर भारत का दम दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस परेड में महिला सशक्तिकरण की झलक भी देखी गई, जिससे कई राज्यों ने महिलाओं को सक्रिय भागीदारी के साथ पर्यटन और जैविक खेती पर आधारित बेहतरीन झांकियां निकाली, जिससे सबसे अच्छी त्रिपुरा की झांकी रही। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ा है। ये क्षेत्र केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने आगे कहा कि विज्ञान भारती, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर देश भर के विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप के लिए मंच प्रदान
हमारे देश के युवा आबादी के बल पर बड़ी से बड़ी उम्मीदों और लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। B20 इंडिया इंसेप्शन मीट 2022 और 24 का आयोजन बुधवार को गुजरात के गांधीनगर में किया गया। वो इस कार्यक्रम में टैफे के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मल्लिका श्रीनिवासन मौजूद रहे। हाल के वर्षों में ग्लोबल वैल्यू चेन ने कई देशों को अपने निर्यात में विविधता लाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए गतिशील अवसर प्रदान किए हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि 2/3 से अधिक वैश्विक व्यापार GVC के माध्यम से होता है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं समय के साथ तेजी से विशाल और निश्चित रूप से अधिक जटिल हो गई है। हालांकि कंपनियां विशेष रूप से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत नहीं है। इस सत्र के विचार विमर्श आर्थिक विकास के प्रमुख चालकों के रूप में वैश्विक व्यापार और निवेश को पुनर्जीवित करने के महत्व पर अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। In the last 3 years, the global trade and investment landscape has faced many unforeseen challenges. India, as chair of this year's B20, is committed to working constructively to emerge stronger out of any eventuality. We must continue to build on the work done by the past B20 committees and collectively drive effective and meaningful outcomes as seen by the people of the B20 and eyes of the world that are upon us. Thank you all for this opportunity. कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा बुधवार को आहूत किया गया है, जिसमें भाटापारा सहित आसपास के विभिन्न गांवों से लगभग 75 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर SK भगत ने विभिन्न उत्पादों के विषय में किसानों को विस्तृत जानकारी दी। वही उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर सविता राजपूत ने किसानों से संवाद करते हुए उद्यान की फसलों से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया। देश के किसानों की समस्या का समाधान हमेशा से कृषि जागरण अपने मन से कर रहा है। इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर जर्नलिस्ट यानी कि FTJ की शुरुआत की है। इसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़े खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम बैच नंबर 37 व हिंदी भाषा में सत्वीं ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अब तक FTJ से 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर स्टेट के नए फार्मर से जुड़े और उनको पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा पद्माश्री पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं। वहां 9 अनाज के पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग की जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती और भूमि की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर रहे हैं। करसोग के नाच गांव के साधारण परिवार में जन्मे 59 वर्षीय किसान नेकराम ने पारंपरिक अनाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए असाधारण कार्य किया है। यह इनकी लगन का ही नतीजा है कि आज करसोग क्षेत्र में आधुनिकता के दौर में भी पारंपरिक खेती को तवज्जो दी जाती है। पिछले 28 सालों से 10वीं कक्षा तक पढ़े नेकराम ने न केवल पारंपरिक अनाज के बीज को संरक्षित कर इसका दायरा बढ़ाया है, बल्कि 1000 किसानों को जोड़कर लुप्त हो रहे मोटे अनाज को लेकर जागरूकता की अलग ही जगह है। एक किसान परिवार को जोड़ते हुए 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को बढ़ाया है। नेकराम इन किसानों के माध्यम से पारंपरिक बीज देते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। फसल नुकसान होने पर किसानों की मदद के लिए हर राज्य सरकार आगे आती है। अब कर्नाटक राज्य सरकार ने अरहर फसल को लेकर हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 223 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है। कर्नाटक में किसानों को दलहनी फसलों का नुकसान हो जाता है। अब राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है तुअर यानी कि अरहर फसल नुकसान के मुआवजे के लिए किसानों को 223 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आदेश के अनुसार बीदर, कुलबर्गी और यादगिरी में तुअर की फसल नुकसान को विशेष माना गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश अनुसार राज्य सरकार ने किसानों को 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों को देने की घोषणा की है, लेकिन एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की गाइडलाइन अनुसार एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर फसल का मुआवजा ही मिलेगा। फिरोजाबाद में बुधवार को विज्ञान केंद्र हजरतपुर के वैज्ञानिकों ने दौरा कर फसलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को बारिश और ठंड से फसल बचाने की जानकारी दी। उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने फसलों का आकलन करते हुए कहा कि बारिश और शीतलहर से फसलों में नुकसान हो सकता है। गेहूं, चना, मटर में जहां सिंचाई नहीं हुई है वहां किसान फिलहाल सिंचाई न करें। इस समय आलू में हल्का रंग परिवर्तित हो सकता है। आलू के खेतों में किसान जल भराव न होने दें। यदि किसी खेत में बारिश का पानी भरा हुआ है तो उसे निकाल दें, नहीं तो आलू के हरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। आलू में पिछले झुलसा रोग लगने की भी संभावना है। बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च में फूल झड़ने की आशंका है। इस मौके पर प्रगतिशील किसान कायम सिंह, राकेश कुमार, सुरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। वहीं बिहार के गोपालगंज में किसान इन दिनों कभी लंबी लाइनों में लगे रहने को मजबूर है तो कभी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, कभी जिलाधिकारी के यहाँ हंगामा कर रहे हैं तो कभी बाजारों में खाद की दुकानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। इन किसानों ने पहले अपने फसल बेचने के लिए संघर्ष किया, फिर अगली फसल के बीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब किसान खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन के पास किसानों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। किसान को खाद नहीं मिलेगी तो वो इन नई फसल नहीं लगा पाएंगे। गेहूं की समस्या है, वही रबी फसल का पटवन हो चुका है। अब फसल को खाद की जरूरत है लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। वही बाजार में खाद उपलब्ध नहीं है लेकिन ब्लैक में बिक रही है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, जिसके चलते बिहार के किसान काफी चिंतित हैं और काफी परेशान हैं। देश भर के कई शहरों में बारिश और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने लोगों को सुरक्षित रहने की चेतावनी जारी की है। बता दें कि आज दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने के साथ शीतलहर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में आज फिर से मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी का दिन है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस का समारोह है। ऐसे में दिल्ली में बारिश लोगों को भिगा सकती है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ था, लेकिन कल से दिल्ली और इसके आसपास सर्दी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज सुबह से दिल्ली में हल्का कोहरा और ठंड बनी हुई है। बीती रात को दिल्ली में कुछ इलाकों में, खासतौर यमुना के पास स्थित इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। इसी के चलते आज मौसम विभाग ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर राजधानी में बारिश होने की संभावना जताई है। ये भी बताया गया है कि आज दिल्ली के कई इलाकों में पूरे दिन बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।